नागपुर गुड मॉर्निंग श्रोताओं, आप सबका आज के गुड मॉर्निंग शो में मैं सारिका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आइए सुनते हैं एक ऐसी जानी मानी हस्ती को जिनका आज तक का सफर, उनका कार्य जंगलों से जुड़ा हुआ है। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र के व्यवस्थापकीय संचालक संजीव गौर इनकी। तो चलिए संजीव गौर इनसे उनका आज तक का सफर कैसा रहा ये हम जानते हैं। संजीव गौर जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सारिका जी, और मैं फिर से आकाशवाणी और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें श्रोताओं से जुड़ने का मौका दिया। धन्यवाद आपका। जी सर, एफडीसीएम क्या है ये सबसे पहले हम सब जानना चाहेंगे। जी, बेसिकली हर एक स्टेट के पास एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है और कारपोरेशन उसी का एक शाखा है, फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र। ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की कंपनी है और इसका बेसिक जो ड्यूटीज़ और काम है वो वनों से, जंगलों से टिम्बर एक्सट्रैक्शन और टिम्बर मार्केटिंग का मेन काम है। सो कॉमर्शियल साइड जो है इट इज़ बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय द एफडीसीएम। जी संजीव गौर जी, एक छोटा सवाल भी मन में बहुत बार घूमता रहता है हमारे जो हम कॉमन पीपल हैं उनके जहन में कि एक पुलिस अफसर और एक फॉरेस्ट अफसर, इन दोनों की वर्दी सेम होती है, लेकिन इनकी ड्यूटी में क्या फ़र्क होता है, हम ये जानना चाहेंगे पहले। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने बिल्कुल सही कहा कि आप फील्ड स्टाफ में देखेंगे तो वर्दी या यूनिफॉर्म सेम रहती है, लेकिन लोगों में या जन सामान्य में ऐसी समझ है कि फॉरेस्ट ऑफिसर का काम पुलिस के जैसा ही रहता है कि जंगल का प्रोटेक्शन करना है, पुलिसिंग करनी है। वो तो है, वो तो एक भाग है हमारा, बट सबसे बड़ा जो काम है फॉरेस्ट ऑफिसर का, वो जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट की लैंड है। आप कभी कभी देखते हैं बहुत सारी बैरन लैंड्स होती हैं जहाँ पे कुछ होता नहीं, तो उसमें मेन जो ड्यूटी है फॉरेस्ट ऑफिसर की कि उसका जो रिप्रोडक्शन है, पुनरुपज है, वो हो पाए, और उसके साथ जैसे आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, हार्वेस्टिंग कर रहे हो, तो साथ ही साथ वो रिप्लेस होता जाए। तो ये काम सिर्फ फॉरेस्ट ऑफिसर ही कर सकता है, ये पुलिस का काम नहीं। अगर पुलिस का ही काम होता था तो आप 10 फॉरेस्ट ऑफिसर की जगह एक पुलिस हवलदार लगा देंगे तो जंगल का प्रोटेक्शन हो जाएगा। बट जो पुनरुपज है, उसकी रिप्रोडक्शन है, तो दैट इज़ द मेन जॉब ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर की सस्टेन्ड बेसिस पे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए जंगल और वन बने रहे हमेशा के लिए। जी, आपने बहुत अच्छी तरह से अवगत कराया हमें। संजय गौर जी, हम ये भी जानना चाहते हैं आपकी व्यवस्थापकीय संचालक के नाते आपका रोल क्या है एफडीसीएम में। हाँ, जैसा मैंने आपको अर्ज किया कि फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की कंपनी है, तो हमारे पास महाराष्ट्र शासन ने कुछ 3.5 लाख हेक्टेयर वन हमको लीज पर दिए हुए हैं। उसमें से हमको जो टिम्बर प्रोडक्शन है, ख़ासतौर से जो महाराष्ट्र का भाग है, मध्य भारत का, वो टीक या सागवान प्रोडक्शन के लिए माना जाता है। तो हमारी बहुत ही उच्च श्रेणी की टिम्बर है, लकड़ी है। और आपकी जानकारी के लिए और श्रोताओं की जानकारी के लिए अभी रिसेंट में पिछले 1 साल में महाराष्ट्र के चंद्रपुर से जो टीक का, सागवान का लकड़ी गया है, वो आपके राम मंदिर अयोध्या में यूज़ हुआ है। आप पार्लियामेंट में नई संसद भवन में जो लोकसभा और राज्यसभा में चेयर्स देख रहे हैं एमपीज़ की, वो यहाँ की लकड़ी गई है पूरी। उसके अलावा हमारा सेंट्रल विस्टा जो नई दिल्ली में है, माननीय पंत प्रधान, इनके ऑफिस में भी हमारी लकड़ी गई है। और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है, डीवाई पाटिल नवी मुंबई स्टेडियम, वहाँ पर हमारा लकड़ी गया। और अभी स्टेट गवर्नमेंट ने, राज्य शासन ने एक निर्देश दिया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट है जो राज्य का, उसको यदि पुराने जो आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हैं उनके रिनोवेशन के लिए कुछ टिम्बर लगे तो वो एफडीसीएम से ही लिया जाए। सिमिलरली होम डिपार्टमेंट से प्रिजन्स के अथॉरिटीज़ को इंस्ट्रक्शन है कि जो आप लकड़ी यूज़ करते हैं जेल्स में ट्रेनिंग के लिए और बाकी पर्पज़ के लिए, वो भी एफडीसीएम से लिया जाए। तो ऐसा हमारा रिकॉग्निशन फ़िलहाल हमारी क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में हमारी लकड़ी गई हुई है। क्या बात है सर, और आपको बहुत बधाई भी इस बात के लिए। सर, आपने बताया कि अपने विदर्भ का टिम्बर राम जी के मंदिर भी गया है, पार्लियामेंट भी पहुंच गया है, प्रधानमंत्री जी के ऑफिस तक भी पहुंच गया है, कहाँ दूर देश दुनिया में बहुत जगह सफ़र कर रहा है। तो अपने यहाँ के टिम्बर की खासियत क्या है और इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। मैं बेसिकली श्रोताओं को
आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, बेसिकली टिम्बर सिर्फ लकड़ी समझी जाती है। हाँ। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सोचें, 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में एक हमको सिखाया जाता है कि एक फोटोसिंथेसिस होता है। हाँ। पेड़ में वो बाहर की कार्बन एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। सो ट्री प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन, ये सबको पता है, लेकिन जो उसका बैक डोर है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब भी करता है। हाँ। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके उसके डिफरेंट पार्ट में जाती है और स्टोर होती है। और जो हम टिम्बर देखते हैं दैट इज़ बेसिकली कार्बन, इसीलिए आप उसको जब जलाते हैं तो वो फिर वो उस कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में फिर से आ जाता है। हाँ। तो हमारा जो प्रयत्न रहता है टेक्निकली फॉरेस्ट ऑफिसर के तौर पे कि एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ के हर हिस्से में कार्बन के रूप में स्टोर रहे और वो लीक ना कर जाए। तो हमारा जो बेसिक उद्देश्य है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन के फॉर्म में पेड़ के तने में होता है, स्टेम में होता है, जिसको आप टिम्बर कहते हैं। हाँ। तो आप जितना बड़ा उसका स्टेम होगा, मोटा होगा, जितना उसका वजन होगा, उतनी ज़्यादा वेट कार्बन डाइऑक्साइड का वो ले रहा है। तो वो जो स्टेम है, लकड़ी है, इट इज़ नथिंग बट कार्बन। और हमारा उद्देश्य, किसी भी जन सामान्य का, आदमी का उद्देश्य ये होना चाहिए कि ये कार्बन एटमॉस्फेयर में वापस ना जा पाए। तो जब तक ट्री रहता है, जब तक उसकी एज रहती है, फॉर एग्जांपल टीक का एज जो है, जैसे ह्यूमन बीइंग का एज है 70, 80, 100 साल, वैसे टीक का भी है 80 साल। 80 साल के बाद वो मैच्योर हो जाता है, उसको रिप्लेस करना पड़ता है नई सीडलिंग से। 80 साल तक आपने स्टोर कर लिया उसमें। हाँ। अब क्या करेंगे? तो अब क्या करेंगे, उसको हार्वेस्ट करके आपका सोफ़ा है, दरवाज़ा है, फर्नीचर है, राम मंदिर का दरवाज़ा है, पार्लियामेंट की लकड़ी है, वो लॉन्ग टर्म में वो कार्बन उसमें बनी रहती है। हाँ। उसका सबूत यही है कि जैसे आप उसको जलाओगे वो वापस आ जाएगा। तो वापस ना आने पाए, यही उद्देश्य है। और बाद में उसको किसी तरह से आपको उपयोग में लाना है जो कि सभी के उपयोग में आए। हाँ। और मुख्य उद्देश्य कार्बन बाहर ना जाने पाए। क्या बात तो है। यही टिम्बर है और यही उसका उपयोग है जी। इसी वजह से हम बोलते हैं कि यूज मोर ग्रो मोर फॉर टिम्बर। बहुत अच्छा आपने ये वर्णन किया है हमें। संजू गौर सर, आगे भी हम सवाल आपसे पूछेंगे ही, लेकिन यहाँ एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और आपकी पसंद का एक गाना सुनते हैं हम सब। तो गाना आपको दिल को छूने वाला चाहिए या दिमाग की तार हिलाने वाला चाहिए? आपके मन में जो भी गीत है आप बता सकते हैं। मुझे पुराने गाने अच्छे लगते हैं और मैं चाहूँगा कि श्रोताओं के दिल को छुए गाना। क्या बात है। तो मन्ना डे जी का गाना है, आनंद फिल्म का, जिंदगी कैसी है पहली आए, और मेरे ख्याल से सभी के दिल को छूने वाला गाना है। जी बिल्कुल, और सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए। तो कुछ साल पहले थोड़ा चलते हैं आपके साथ, आपका बचपन कैसे रहा, शुरुआती दिनों के बारे में हम जानना चाहते हैं। मैं बेसिकली अभी तो मैडम मैं 30 साल से महाराष्ट्र में हूँ, लेकिन मतलब मूल निवासी मैं उत्तर प्रदेश में कानपुर मेरा जन्म स्थान है और मेरा शुरुआत का शिक्षण वहीं हुआ है, मेरा ग्रेजुएशन भी वहीं हुआ है। मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ और अब आप कह सकते हैं कि लाइफ लॉन्ग वनवास हुआ है मुझे। तो बिल्कुल कह सकते हैं। वनों की नौकरी, और मुझे बहुत ही खुशी महसूस होती है कि कानपुर जो है 1857 का हमारा जो प्रथम संग्राम था उसका मुख्य बिंदु रहा है, और मराठा जो एम्पायर था, साम्राज्य था, वहाँ मुझे सेवा देने का मौका मिल रहा है। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि मैं वहाँ से आता हूँ जहाँ से 1857 का संग्राम शुरू हुआ, और मराठाओं का जो गौरव है उस भूमि पर मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। बहुत अच्छा लगता है ये सब सुनकर। संजू गौर जी, एक IFS अफसर की आपकी शुरुआत कैसी रही? आपने बताया कि आप इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन, तो फिर इस क्षेत्र में आपने कदम कैसे रखा? जी, मैं इंजीनियरिंग की डिग्री 89 में मैं पास आउट हुआ, और उसके बाद उस समय चलन था कि कुछ UPSC वगैरह में हम लोग ट्राई किया करते थे, तो उसी दरमियान कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्टिसिपेट किया, और फिर 94 में मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में आया, और 3 साल का हमारा ट्रेनिंग होता है देहरादून में, और हमको जैसे हर ऑफिसर को स्टेट अलॉट होता है, तो मुझे महाराष्ट्र अलॉट हुआ। मैं 1996-97 से महाराष्ट्र की भूमि में हूँ। इतने सालों से आप? जी, मैं अभी 30 साल, लगभग 27 साल हो गया है महाराष्ट्र में। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी आपकी? कौन से जंगल से शुरुआत हुई थी? हाँ, मैं ट्रेनिंग देहरादून में कंप्लीट करने के बाद मैं महाराष्ट्र में मेरी प्रोबेशन में फर्स्ट पोस्टिंग दहानू है, बिल्कुल पश्चिम महाराष्ट्र में, और उस समय अभी तो पालघर डिस्ट्रिक्ट हो गया है, बट पहले थाने डिस्ट्रिक्ट का ही भाग था। और मज़े की बात यह है कि मैं क्योंकि हिंदी बेल्ट से आया था, मुझे मराठी नेचुरली नहीं आती थी जी, और वहाँ पर जैसे नागपुर साइड में या विदर्भ साइड में आप हिंदी में बात करो तो लोग हिंदी में उत्तर देते हैं या समझ जाते हैं, बट वहाँ उस बेल्ट में शुरुआत के दौर में किसी को मतलब हिंदी एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे, और उसी वजह से मुझे मराठी जल्दी आई, सीखने का मौका मिला क्योंकि लोग मराठी में बात करते थे। दहानू के बाद फिर मैं कुछ रायगढ़ में रहा कुछ समय के बाद। उसके बाद 99 से 2004 तक मैं मंत्रालय में रेवेन्यू एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में विशेष कार्य अधिकारी। उसके बाद मुझे काम करने का मौका मिला बुल्ढाना में, विदर्भ में ही, और उसके बाद नासिक के बाद फिर से दोबारा मंत्रालय बुलाया गया, कॉल किया गया, मैं वहाँ गया जॉइंट सेक्रेटरी, और उसके बाद कुछ 3 साल अमरावती में रहा, और मैं अभी लास्ट 7-8 साल से नागपुर में। मैडम FDCM में मैं 3 साल हो गया मुझे। अच्छा सर, आपने IFS ये क्षेत्र ही क्यों चुना, ये हम जानना चाहते हैं, क्योंकि चुनौतियां तो बहुत रही होंगी इसमें। जी, चुनौतियां रहती हैं मैडम, ऐसा बहुत कोई खास कारण नहीं था, और इट वाज जस्ट कि उस समय कॉम्पिटिटिव दौर रहता था, आज भी है, आज तो ज़्यादा कठिन है। तो हम लोग बस ऐसे कंपटीशन में भाग लेते UPSC की तैयारी करी और ये एग्ज़ाम दिया। शुरुआत में हमको भी नहीं समझता था क्योंकि बहुत ही अलग फील्ड है ये, बहुत ही वर्सटाइल फील्ड है। आज जैसे मतलब आप हाईटेक का ज़माना है तो पता चला रोज़ एयर कंडीशन ऑफिस में कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, एक वैसी भी लाइफ है आज जो आप देख रही होंगी, बट बहुत हमारे लिए अच्छी बात है कि बहुत ही बदलाव वाला है। कभी हम ऑफिस में होते हैं, कहीं एक बहुत हाई लेवल मीटिंग कभी अटेंड कर रहे होते हैं, कभी बिल्कुल गांव में होते हैं जहाँ पे ना लाइट है, आज भी लाइट नहीं हो, शायद अगले 20 साल में भी लाइट नहीं आने वाली है। वैसे गांव वालों से भी, पुराने आदिवासियों से भी हमको संवाद करने का मौका मिलता है, और
ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, उनकी रोज़ की समस्याएं क्या है। पब्लिक सर्वेंट होने के नाते, लोक सेवक होने के नाते हमको उनके लिए भी काम करने का मौका मिलता है। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। अगर आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो इतने सालों का आपका जो सफ़र रहा है, तो क्या क्या अनुभव है हमारे साथ शेयर करिए आप। नहीं, अनुभव तो बहुत आते रहते हैं मैडम, और अनुभव कोई है, ये मतलब फील्ड ही ऐसा है। बहुत सी दफ़ा क्या होता है कि ऐसे सिचुएशंस आ जाती हैं कि मतलब कैसे उसको फेस करना है, या कोई उसका स्ट्रेट जैकेट या फॉर्मूला नहीं होता है। तो मुझे ऐसी एक घटना याद है कि एक बुल्ढाना में मैं पोस्टेड था। तो बुल्ढाना ज़िले में भालू बहुत हैं। हाँ। और अगर ज़िले का मैप कभी आप देखें या उसको देखेंगे तो ज़िले के बीच में ही एक सेंचुरी है, अभयारण्य है, और इट इज़ सराउंडेड बाई कल्टीवेशन, खेती वेती। तो खरीफ का जब मौसम आता है तो चारों तरफ खेती रहती है और बीच में सेंचुरी, और वहाँ पर भालू रहते हैं। तो अब मुझे पता नहीं, अंदाज़ नहीं आप लोगों को कि हमको सबसे ख़तरनाक प्राणी टाइगर लगता है, शेर लगता है, लेकिन अगर ह्यूमन पर या आदमी पर अटैक होता है तो भालू से बुरा कोई अटैक नहीं है। अच्छा। तो उस समय क्या होता है कि वो भालू का एक खासियत होती है कि दो पैरों पे खड़े हो जाता है। हाँ। और आदमी के बराबर आ जाता है, और वो सीधे मतलब चेहरा ही फाड़ देता है, नाखून आपके होते हैं बड़े बड़े। तो बहुत ही बुरा सीन होता है। एक डेथ हो गई थी एक खेत वाले की, किसान की। और क्या होता है उसमें मैडम, हम लोग सरकार की तरफ से एक अर्थ सहायता या कंपनसेशन समझ लीजिए, कंपनसेशन तो नहीं बोलेंगे उसको, एक्स ग्रेशिया ही बोलते हैं। हाँ। तो उस वक्त मैं आपको 2004 की घटना बता रहा हूँ, करीब 2 लाख रुपए हुआ करता था। बट उसमें बहुत सारे कागज़ लगते हैं, FIR का कॉपी, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये वो। तो इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ में बेचारे का कुछ हो नहीं पा रहा था वो। और उसका बेटा मर गया था जवान, 20-22 साल का। और उसको देख के वो ऑफिस में आया मुझे डायरेक्ट ऐसे ही मिलने। तो हमारे ऑफिस में लोगों ने बताया कि साहब इसका कुछ नहीं हो सकता है, इसके पास ये कागज़ नहीं, उसके पास वो कागज़ नहीं। तो एनीवे मैंने आउट ऑफ वे जाके कुछ तो भी उसकी मदद करके दैट एक्सग्रेशिया वाज गिवन टू हिम। सो मुझे बहुत ही समाधान मिला, संतोष मिला कि किसी गरीब आदमी की, जो कि शायद ऑफिसेज़ में, गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में जाने की शायद उसकी हिम्मत भी नहीं है और ना उसकी कैपेसिटी है। हाँ। तो ऐसे आदमी की मदद, जिसके लिए हमको सैलरी मिलती है, जिसके लिए सरकार हमको वेतन देती है कि आप लोक सेवक हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, लोगों की मदद करिए। तो इस तरह के अनुभव आते रहते हैं लाइफ में, इस तरह की सर्विसेज में। तो हमारे लिए बड़ा समाधान का विषय रहता है जी। सर, यहाँ लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, और यहाँ पर सुनते हैं आपकी पसंद का एक और गीत। तो बताइए आप कौन सा सुनिएगा। यशुदास जी की आवाज़ एक, मैं समझता हूँ डिवाइन वॉइस है। एक उनका गीत है का करूँ सजनी आए न बालम, तो वो आप सुना देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जी ज़रूर, सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। का करूं सजनी आए न बालम, का करूं सजनी आए न बालम। खोज रही है पिया परदेसी अखियां, खोज रही है पिया परदेसी अखियां आए न बालम, का करूं सजनी आए न बालम। जब भी कोई आहट होवे मनवा मोरा भागे,
देखो कहीं टूटे नहीं प्रेम के ये धागे, है मतवारी प्रीत हमारी छुपे ना छुपाए, छुपे ना छुपाए। सावन हो तुम मैं हूँ तोरी बदरिया, आए न बालम का करूं सजनी, आए न बालम। सर, आपके कार्यकाल में आपने बताया आपने बहुत जगह पर काम किया है, सेवा दी है, तो ऐसा कौन सा जंगल है जिस जंगल ने आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित किया हो? मैं अमरावती में बहुत ही अच्छे जंगल हैं, मेलघाट के फॉरेस्ट हैं। और मेलघाट इज़ द जंक्शन पॉइंट बिटवीन, यू कैन से, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच का एक जंक्शन है। तो वहाँ के आदिवासी हैं और पुराने टीक के फॉरेस्ट हैं, तो बहुत ही यूनिक इकोसिस्टम है। गर्मियों में बहुत प्रॉब्लम भी होती है, वहाँ आग भी लगती है, उससे आग से बचाना जंगल को एक चैलेंज है, वनों को बचाना। लेकिन दूसरी तरफ जैसी बारिश शुरू होती है बहुत अच्छा नज़ारा दिखता है, सीनरी दिखती है। तो बहुत ही एक वर्सटाइल टाइप का फॉरेस्ट है, मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो यादगार टाइप का। वाह। और जंगल की सबसे लुभावनी बात क्या है आपकी? जंगल की सबसे लुभावनी बात है कि आप जंगल में जाएं और ऐसी जगह आप रात में रुके जहाँ पे लाइट ना हो, इलेक्ट्रिसिटी ना हो, तो आपको साफ सुंदर आसमान दिखता है, तारे आप एक एक गिन सकते हैं, कोई शोर नहीं, कोई मोबाइल नहीं, मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं। आप ऐसी जगह जाए तो आपका, जैसे बोलते हैं ना कि प्रकृति से या नेचर से रूबरू होने वाली बात है। हाँ। तो वो मौका शायद हमको फॉरेस्ट ऑफिसर्स को मिलता है और उसके लिए सैलरी भी मिलती है बहुत। हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब ऐसा हर एक आदमी को चांस नहीं मिलता है। हाँ। सो दैट वे वी थिंक आवर सेल्फ वेरी लकी कि इस तरह की नौकरी में हम लोग हैं और जनता की सेवा भी करते हैं, करने का मौका मिलता है। जी, बहुत अच्छा। और आम आदमी के लिए जंगल के कायदे कानून पता होना भी एक महत्वपूर्ण बात है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये आपने अच्छा सवाल किया मैडम, क्योंकि एक कॉमन समझ है कि जंगल का कानून, यानी कि कोई कानून नहीं, उसको जंगल का कानून बोलते हैं, जहाँ पे कोई कायदे व्यवस्था नहीं है उसको बोलते हैं। लेकिन फॉरेस्ट के बारे में जैसे कि इंडियन पिनल कोड है या CRPC लोग जानते हैं, सबको समझता है कि अंग्रेज़ों ने बनाया था, अभी तो शायद बदल भी गए हैं वो। लेकिन इसी तरह से वनों के जो कानून है वो अंग्रेज़ों के टाइम पे ही बने हुए हैं। पहले 1878 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट करके है, बाद में रिवाइज होकर 1927 का कानून अभी भी चल रहा है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड एक अलग से कानून है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो बेसिकली क्या है कि जैसे खेती होती है उसकी एक बाउंड्री तय होती है, उसको पता रहता है मेरा खेत क्या है, वैसे ही फॉरेस्ट की भी बाउंड्री होती है, उसमें आप अपप्रवेश करें या ट्रेस पास करें तो वो सब बंधन कारक रहता है। आप पेड़ नहीं तोड़ सकते हैं, ले जा सकते, क्योंकि इट इज़ मैनेज्ड फॉर द फ्यूचर जनरेशन। सो उसी तरह से उन्होंने बहुत सारे कड़क कायदे बनाए हुए हैं। हमको फॉरेस्ट ऑफिसर्स को अरेस्ट के भी पावर हैं, सीजर के भी पावर हैं, कोर्ट के भी बहुत सारे पावर्स हैं, जो कि शायद सामान्य जनता को पता नहीं है। लेकिन इतने प्रिसाइज कायदे कानून हैं कि मतलब चले आ रहे हैं अभी 150 साल से, क्योंकि इसमें बदल करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए उसी स्वरूप में चले आ रहे हैं जैसे नेचुरल है पहले से। जी। आप विदर्भ सेक्टर में अभी काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, तो जंगलों की जो स्थिति है वो कैसी है, ये जानना चाहेंगे हम। विदर्भ के जंगल महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में बहुत ही बहुमूल्य हैं। मैंने जैसे आपको बताया, सागवान के नेचुरल फॉरेस्ट हैं और टॉप क्लास टिम्बर ऑफ टीक। अंग्रेज़ों के टाइम पे यहीं से बहुत सारी लकड़ियाँ जाती थी और पूरी दुनिया पे इसलिए राज्य कर पाए ब्रिटिश की उनका नेवी बहुत स्ट्रांग था। नेवी स्ट्रांग होने का मतलब आपके शिप्स बहुत ही मजबूत होने चाहिए। जी हाँ। और यही की लकड़ी ऐसी है जो कि उसको सस्टेन कर सकती है, पानी में बहुत समय तक रह सकती है, उसका नुकसान नहीं होता है। और इसी वजह से हमारे जंगल बहुत ही बहुमूल्य हैं और हमको जनता का सहयोग भी मिलता है, लोगों का सहयोग भी मिलता है। प्रेशियस जंगल है, हमको उनको बचा के रखना है। हाँ।
रीजनरेशन और टिम्बर प्रोडक्शन लगातार होता रहे, आगे की इस पीढ़ी के लिए होता रहे, वो बहुत ही महत्व की बात है। जी, आगे की पीढ़ी की भी आपने बात की, तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि आज के युवा जो IFS यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में आना चाहते हैं या प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या बात कहना चाहेंगे? उनके लिए बात मैं यही बोलूँगा कि मेहनत का कोई, या जो श्रम है, परिश्रम है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है। और एक युवाओं में एक समझ है कि बस एक बार नौकरी मिल जाएगी तो बस सब मिल गया। हाँ। एक्चुअली वहाँ से शुरुआत होती है मैडम जी। तो उस शुरुआत के साथ वो मेहनत और वो परिश्रम लगातार बनाए रखना पड़ता है। और जैसे जैसे आपको अनुभव आता है आपके कैरियर के प्रोग्रेशन के दरमियान, उसमें रुकना नहीं है, चलते रहना है। और आपको रोज़ उतना परिश्रम करना है जितना आपने शुरू में किया था। ये सबसे ख़ास बात है, चाहे आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में हो या कहीं पे भी प्रोफेशन में हो, हमेशा आगे बढ़ना है और रुकना नहीं है। जी बिल्कुल। संजीव गौर जी, आप बहुत व्यस्त रहते होंगे आपके काम में, लेकिन फिर फ्री टाइम कभी कुछ मिलता है तो क्या करना पसंद करते हैं आप? मुझे मैडम किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है। मुझे हिस्ट्री में बहुत ही रुचि है। मैं जो भी टाइम खाली मिलता है या मिल पाता है, मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। और किसी भी सब्जेक्ट में बेस्ट, और विशेष रूप से इतिहास में, हिस्ट्री में मुझे रुचि है। मैं पढ़ता हूँ और समय उस हिसाब से मैं उसका उपयोग करता हूँ। और भविष्य में क्या करने की मंशा रखते हैं आप? मैं आगे के लिए या आगे की जनरेशन्स के लिए जो लाइफ टाइम हमारे एक्सपीरियंसेस रहते हैं, जो कि आगे के जनरेशन्स को काम में आ सकें, उसके लिए राइटअप्स तैयार करके, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी को एक रेडीमेड राइटअप मिले। तो वो हमारी रुचि रहती है कि हम उस तरह के राइटअप्स तैयार करते जाएं, उसको पब्लिश करते रहें और आगे के जनरेशन्स के लिए उसको छोड़ के जाएं। क्या बात है। संजीव गौर जी, जाते जाते हमारे श्रोताओं को आप क्या कहना चाहेंगे? आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि मैं फिर से फिल्म पे लौट आता हूँ। कहीं पे कोई गाना है शायद मेरे ख्याल से कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, ये मैं आगे की जनरेशन्स के लिए बोल रहा हूँ। कांटों पे चल के मिलेंगे साहे बाहर के। तो यही हमारा संदेश है कि आप जिस भी काम में, जिस भी क्षेत्र में, जिस भी प्रोफेशन में है, अच्छे से पॉजिटिव वे में लोगों की मदद होती जाए, किसी का नुकसान ना हो, आगे बढ़ते चलें और सबका भला करते चलें। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। जी बिल्कुल। संजू गौर सर, आज आप हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और आपका आज तक का सफ़र, आपका आज तक का कार्यकाल, इसके बारे में भी आपने हमें अवगत कराया। आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। नमस्कार। नमस्ते मैडम, थैंक यू, धन्यवाद। नैना जो लिए हैं ये राहों के दिए हैं, नैना जो लिए हैं ये राहों के दिए हैं। लोगों को उनका सब कुछ दे के तू तो चला था सपने ही लेके। कोई नहीं तो तेरे अपने हैं सपने ये प्यार के।